अस्सलाम वालेकुम। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं बेल स्टेज। इससे लास्ट वीडियो में जो है वो मैंने कैप स्टेज फिनिश किया था। ठीक है, कैप स्टेज के एंड में जो है हमारी जो जर्म है वो कुछ ऐसे दिख रही होगी। ठीक है, एक कैप की तरह ये फॉर्म हो जाता है। अब हम आ गए हैं बेल स्टेज में। बेल स्टेज में बर्कोविट्ज़ के अकॉर्डिंग जो है वो इसको दो स्टेजेस में जो है वो डिवाइड किया हुआ है, एक अर्ली बेल स्टेज और एक लेट बेल स्टेज। ठीक है, आज की वीडियो में जो हम अर्ली बेल स्टेज जो है कंप्लीट करेंगे। अर्ली बेल स्टेज जो है वो हमारे पास 14 वीक्स में जो है वो स्टार्ट होता है। अर्ली बेल स्टेज में क्या होता है? अर्ली बेल स्टेज में हमारे पास जो है वो तुद की मॉर्फो और हिस्टो डिफ्रेंसीशन जो है वो काफ़ी हद तक है वो हो जाती है। तो अभी हम स्टार्ट करने लगे हैं कि अर्ली बेल स्टेज में जो डेवलप हो रहा है उसकी मॉर्फो में क्या फ़र्क आता है। अर्ली बेल स्टेज में तुद की मॉर्फो में हमारे पास जो तुद का क्राउन है वो ऑलमोस्ट जो है फॉर्म हो जाता है। ठीक है, कैसे फॉर्म हो जाता है? आपको पता है कि ये हमारे पास क्या है, आउटर इनेमल एपिथेलियम, और अंदर वाली हमारे पास क्या है, इनर इनेमल एपिथेलियम। ठीक है, तो ये है हमारे पास आउटर इनेमल एपिथेलियम और ये हमारे पास इनर इनेमल एपिथेलियम है। तो अब हमारे पास तुद का जो कस्प है वो ऑलमोस्ट फॉर्म हो जाता है, और वो कौन बनाता है? वो हमारे पास बनाता है इनर इनेमल एपिथेलियम। ठीक है, यानी ये हमारे पास डेंटल लैमिना, ये आउटर इनेमल एपिथेलियम, और ये इस तरह हमारे पास इनर इनेमल एपिथेलियम जो है वो तुद का क्राउन बना लिया है। अब तुद की मॉर्फो डिसाइड हो जाएगी। इसका मतलब हमें पता चल जाएगा कि बनने वाला तुद हमारे पास कौन सा है, आया वो या एंटीरियर होगा या वो पोस्टीरियर होगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बेसिक है कि तुद का क्राउन हमारे पास कौन बनाता है। तुद का क्राउन बनाता है हमारे पास इंटरनल इनेमल एपिथेलियम। इसके अलावा बर्कोविट्ज़ में क्या लिखा हुआ है कि जो हमारे पास ये क्राउन है, इसकी जो कस्प वाली जगह होती है यहाँ पे अब जाहिर सी बात है सेल्स तो हर जगह हैं, तो यहाँ पे जो सेल्स होते हैं इनमें जो है सिर्फ मैच्योरेशन होती है। ठीक है, यानी ये वाले सेल जो कस्प में होते हैं उनमें सिर्फ मैच्योरेशन होती है और वहाँ माइटोसिस जो है वो नहीं होती। माइटोसिस वहाँ पे सीज हो चुकी होती है, जबकि जो फिशर्स वगैरह होंगे ना वहाँ पे जो है वो माइटोसिस हो रही होती है। ये कस्प और हमारे पास जो फिशर्स हैं यहाँ पे इनकी हाइट किस पर डिपेंड करती है? आपको पता है कि एक क्राउन जब हमारे पास होता है तो उसकी साइड वाली चीज़ें हमारे पास क्या कहलाती हैं? हमारे पास मार्जिन्स कहलाती हैं। ठीक है, तो हमारे पास मार्जिन्स जो है उनकी जितनी डाउनवर्ड ग्रोथ होगी ना उतना ऊपर हमारा कस्प बनेगा, और कस्प हमारे पास जितना ऊंचा जाएगा ना उतने डीप हमारे पास फिशर होंगे। ठीक है, समझ आ गई कि मार्जिन्स की जितनी डाउनवर्ड ग्रोथ होगी कस्प उतना हाई होगा, और कस्प की जितनी अपवर्ड ग्रोथ होगी उतने डीप हमारे पास फिशर्स वगैरह होंगे। सही है। जब हम और आगे बढ़ते हैं तो हमारे पास जो है ये डेंटल लैमिना जो थी ये जो है ब्रेक डाउन हो जाती है। ठीक है, जो डेंटल लैमिना थी ये हमारे पास ब्रेक डाउन हो जाती है, और जो टूथ का कनेक्शन है वो हमारे पास ओरल एपिथेलियम से क्या हो जाता है, लॉस हो जाता है। यानी अब इसका कनेक्शन जो है वो ओरल एपिथेलियम से नहीं है, ये डेंटल लैमिना जो कि वेयर आउट हो चुकी है। इसके अलावा हमारे पास जितने भी टूथ जर्म्स थे इनके बीच में भी जो है हमारे पास डेंटल लैमिना का कनेक्शन था। तो जब यहाँ पे डेंटल लैमिना वेयर आउट हो जाती है, यहाँ पे भी जो है हमारे पास डेंटल लैमिना जो है वो ब्रेक हो जाती है। अब हमारी बुक में एक पैथोलॉजी की बात लिखी हुई, क्या लिखी हुई कि कभी कभार ऐसा होता है कि डेंटल लैमिना के रेमिनेंट्स जो है वो यहाँ पे रह जाते हैं म्यूकोजा में। सारी तो वेयर आउट हो गई बट कुछ रेमिनेंट्स जो हैं वो रह जाते हैं, जिनका नाम हमारे पास क्या है, पर्ल्स ऑफ सीरीज़, या हम इनको रेस्ट ऑफ सीरीज़ भी कहते हैं। अब इनका काम कुछ नहीं होता, ये बेसिकली हमारे पास पैथोलॉजी में होते हैं कि आगे जाके हमारे माउथ में अगर कोई सिस्ट बनेगा तो कोई ट्यूमर बनेगा तो उनकी वजह ये हो सकती हैं। इसके अलावा क्या होता है, आपको जैसे पता है कि हमारे पास सिर्फ टूथ जर्म जब बन रहा होता है तो उसके अराउंड हमारे पास क्या होता है, उसके अराउंड हमारे पास बोन डिपॉजिट हो रही होती है। यहाँ से नीचे से हमारे पास इनेमल बनना शुरू होगा, और यहाँ पे हमारे पास जो है वो डेंटिन बन रहा होगा, क्योंकि डेंटल पेपिला है। तो डेंटिन और पल्प जो है वो हमारे पास डेंटल पेपिला बना रहा होगा, और यहाँ पे साइड पे हमारे पास बोन बननी होगी, क्योंकि हमारे पास अगर ये लोअर जॉ का टीथ है तो यहाँ पे मैंडिबल बन रहा होगा, अगर अपर जॉ का टीथ है तो यहाँ पे मैक्सिला बन रहा होगा। तो इस डेंटिनल वॉल फॉर्मिंग बोन के बीच में हमारे पास क्या होता है, यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, यहाँ पे हमारे पास होगा डेंटल फॉलिकल। बस क्या होगा, डेंटल फॉलिकल। अब इस डेंटल फॉलिकल की जो है वो हमारे पास 3 लेयर्स होती हैं। ठीक है, एक हमारे पास होती है इनर लेयर, एक हमारे पास होती है मिडल लेयर, और एक हमारे पास होती है आउटर लेयर। अब ये होती कैसे हैं, ये है हमारे पास डेवलपिंग बोन, ये है हमारे पास टूथ जर्म,
और ये हमारे पास तो जम की जो फॉर्मिंग डेंटिन होगा, डेंटिनल वॉल होगी। इनर लेयर जो है वो हमारे पास हमेशा तो जम को कवर करेगी, इनर लेयर हमेशा तो जम को कवर करेगी। और जो हमारे पास आउटर लेयर है, ये आउटर लेयर हमारे पास हमेशा डेवलपिंग बोन को कवर करेगी। और जो मिडल लेयर है वो इन दोनों को बीच से अटैच करेगी। तो इनर लेयर हमारे पास कहाँ मौजूद होती है? इनर लेयर हमारे पास स्टोचम को कवर करेगी, आउटर लेयर जो है वो हमारे पास बोन को कवर करेगी, और जो मिडल लेयर है वो इन दोनों को हमारे पास अटैच करेंगे। अब इन तीनों की जो है हमारे पास वो कुछ कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स हैं जो आपको याद होने चाहिए कि जो हमारे पास इनर लेयर है ये हमारे पास क्या होती है? वेस्कुलर होती है। यहाँ पे नर्व्स इनर्वेशन होती है, ठीक है, वेस्कुलर होगी। और यहाँ पे क्या मौजूद होंगे? फाइबर्स होंगे। और जो हमारे पास आउटर लेयर है ना, यहाँ पे हमारे पास सिर्फ वेजल्स होती हैं, ठीक है, तो ये सिर्फ वेस्कुलर होती है, फाइबर्स नहीं होती, यानी यहाँ पे भी नर्व्स इनर्वेशन होती है, ठीक है। तो दो जगह हमारे पास वेस्कुलर आ गई। और बीच वाली जो है ना, ये बीच वाली जो है हमारे पास, हम इसको क्या कहते हैं? हम इसको कहते हैं लूज कनेक्टिव टिश्यू, क्योंकि इनने इस वाली लेयर ने इन दोनों को क्या करना है? अटैच करना है। तो इसको हम लूज कनेक्टिव टिश्यू कहते हैं। और यहाँ पे सिर्फ जो है वो फाइबर्स होते हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि ये वाली जो लेयर है ये हमारे पास क्या होती है? एवेस्क्यूलर, यहाँ पे कोई नर्व इनर्वेशन नहीं होती। तो सबसे इम्पॉर्टेंट बात क्या है कि हमारे पास ये वाली जो लेयर है वो एवेस्क्यूलर होती है। अब हमने यहाँ तक जितने भी पढ़ ली थी कि बेल स्टेज में हमारे पास मॉर्फो डिफ्रेंसिएशन कितनी हो रही होती है। अब हम पढ़ लेते हैं कि अर्ली बेल स्टेज में हिस्टो डिफ्रेंसिएशन कितनी होती है, ठीक है। जैसे हमारे पास मॉर्फो काफ़ी हद तक हो जाती है, वैसे हमारे पास हिस्टो भी काफ़ी हद तक हो जाती है। हिस्टो में हम क्या पढ़ेंगे कि इस वक्त इनेमल ऑर्गन में हमारे पास चारों की चारों 4 लेयर्स जो हैं वो नज़र आना शुरू हो जाती हैं। तो याद होगा जब मैंने बर्ड स्टेज पढ़ाया था तो मैंने कहा था कोई लेयर नहीं नज़र आती, ठीक है, सिर्फ सेल्स होते हैं। फिर कैप स्टेज में जाके हमारे पास एक्सटर्नल और इंटरनल इनेमल एपिथेलियम में जो है वो डिवाइड होते हैं। लेकिन हमारे पास जो अर्ली बेल स्टेज है वहाँ पर हमारे पास इनेमल ऑर्गन की चारों लेयर जो हैं वो हमें नज़र आना शुरू हो जाती कि ये आपको पता है, ये हमारे पास आउटर इनेमल एपिथेलियम, उसके नीचे हमारे पास क्या होता है? स्टिलिएट रेटिकुलम, जो हमारे पास कैप स्टेज में बनना जो है स्टार्ट हुआ था। फिर हमारे पास आती है स्ट्रेटम इंटरमीडियम, और ये हमारे पास आ गई इंटरनल इनेमल एपिथेलियम। ऐसा कहा जाता है कि स्टिलिएट रेटिकुलम और स्ट्रेटम मीडियम के अंदर जो सेल्स होते हैं हम उनको स्टेम सेल्स कहते हैं। और इन स्टेम सेल्स का हमारे पास क्या काम होता है? इन स्टेम सेल्स का हमारे पास फ्यूचर में काम होता है कि कभी कभार नीचे जो इनेमल या डेंटिन कभी भी ट्रॉमा की वजह से या किसी भी कैरीज की वजह से वियर आउट हो जाते हैं या वहाँ से लॉस हो जाते हैं, तो ये स्टेम सेल्स जो है वहाँ पे जाके जो है उनको रिपेयर कर देते हैं। तो ऐसे रिपेरेटिव सेल्स ये यूज़ होते हैं। और इनका मतलब ये भी काम होता है कि आपको पता है कि टोटीपोटेंट या मल्टीपोटेंट सेल्स होते हैं कि इनके अंदर ये सलाहियत होती है कि किसी भी सेल की फॉर्म में ये आ जाते हैं। तो अगर यहाँ से कुछ इनेमल लॉस हुआ है तो ऑफकोर्स अमीलोब्लास्ट सारे वहाँ से डिस्ट्रॉय हो गए होंगे, तो ये स्टेम सेल्स वहाँ पे जाके अमीलोब्लास्ट फॉर्म करके जो है वहाँ पे इनेमल को रिपेयर कर देते हैं। अब हमें क्या करना है कि ये चारों लेयर्स को जो है वो एक एक करके हम डिटेल में इन सबको स्टडी करेंगे। तो यहाँ तक था हमारा अर्ली बेल स्टेज तक। अब नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले हैं एक्सटर्नल इनेमल एपिथेलियम।